तो आज हमारा जो डे वन का फर्स्ट लेक्चर है वो है इंडियन पॉलिटी के बारे। आज हमने दो चीजें कवर करनी है कि एक तो पॉलिटी बनाई क्यों गई है और दूसरा दुनिया में कैसे पॉलिटिकल सिस्टम कैसे एग्जिस्ट करते हैं और फाइनली डेमोक्रेसी का सारा कंसेप्ट हमने करना है। तो ये हमारा टारगेट है आज का। और इसे शुरू करते हुए सबसे पहले देखो, दुनिया में पॉलिटी की जरूरत आती ही कहाँ से है। हमें पॉलिटी चाहिए क्यों? हमें जितना भी हमने पॉलिटिकल सेटअप बनाया है, गवर्नमेंट के इलेक्शंस बनाए हैं, सारी मशीनरी बनाई है, सिविल सर्वेंट्स बनाए हैं, ये सब कुछ चाहिए ही क्यों? इस सारी चीज की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। और सोसाइटी जो है, सोसाइटी की बेसिक प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही इनइक्वालिटी से भरी हुई है। सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, सोसाइटी बहुत ही ज्यादा बराबर नहीं है। और जब आपकी सोसाइटी इनइक्वालिटी से भरी हुई है, प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि इनइक्वल होने का मतलब है कि सोसाइटी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी करेगी, फर्क भी करेगी लोगों के अंदर। किस किस टाइप में फर्क हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं? जैसे कि रिलीजन के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जेंडर के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, रेस, किस रेस को बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पे भी। जैसे आपने अमेरिका का खासकर केस सुना होगा, अमेरिका के अंदर आपके ब्लैक्स के साथ और इवन इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कई बार होती है। उसका मेन कारण यही पड़ता है क्योंकि वाइट एक ना कंसेप्ट है, वाइट सुप्रीमेसी। ये बहुत सारे आपके जो वाइट रेस के जो गोरे हैं वो बहुत ज्यादा ये मानते हैं कि हम सबसे ज्यादा सुपीरियर है। तो जब उन्हें ये चीज लगती है कि हम सबसे सुपीरियर हैं, वो बाकी रेसेस जो ब्राउन कलर के हैं या ब्लैक कलर के हैं उनके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा करते हैं कि ये हमारे बराबर के नहीं है। दो सारे लोगों को बराबर बनाया गया, पर ये मेंटालिटी लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए फोर्स करती है। और भी चीजों पे तुम डिस्क्रिमिनेशन के कोई भी ग्राउंड बन सकते हैं, जैसे आपका इकोनॉमिक स्टेटस, अमीर गरीब में भी फर्क है। तो जब आपकी सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, इतनी सारी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, हमें कोई ना कोई सिस्टम चाहिए था जो इंश्योर कर सके कि हमें ये डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करनी पड़े। इसी के चलते हुए दुनिया में एक पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश करने शुरू किया। और दूसरा, क्योंकि सोसाइटी को अपने आप में चलाने के लिए, एक सिस्टमैटिक रन देने के लिए जरूरत है कोई ना कोई उसे सिस्टम में डालने के लिए कोई ना कोई रूल्स होने चाहिए जिन्हें हर कोई माने, तब जाके आपकी सोसाइटी काम से चल पाएगी। देखो, एक बेसिक ऑर्डर का एग्जांपल लेके चलते हैं कि लेट्स सपोज अगर आज भी, मतलब सबसे पहले जैसे राजे बनाए गए, ठीक है, राजा करता क्या था? बेसिकली राजा रूल्स बना रहा था और उन्हें इन्फोर्स करवा रहा था, उन्हें जगह जगह पे लागू करवा रहा था। अगर वो रूल्स बना रहा है और जगह जगह पे लागू करवा रहा है, इसका अल्टीमेटली असर क्या होगा कि आपके लोगों को इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो इसके नहीं करेंगे तो पनिश भी किया जाएगा। इसके कारण सोसाइटी में एक ऑर्डर क्रिएट होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है कि हर कोई लॉ को मान रहा है। जैसे आज के टाइम पे भी देखो, आपके पास क्या गारंटी है कि आज अगर आप बाहर गली में जाओगे आपका कोई मर्डर नहीं करेगा या आपसे कोई चोरी करके नहीं भागेगा? हमारी जो बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमें हमें हमारे ऊपर एक रूल इन्फोर्स करवाता है कि हम क्राइम ना करें, और दूसरे के ऊपर भी रूल इन्फोर्स करवाता है कि वो भी हमारे ऊपर क्राइम ना कमिट करें। हम एक तरह से वाइस वर्सा एक दूसरे को ये प्रिविलेज दे रहे हैं कि हम भी क्राइम नहीं करेंगे, तुम भी मेरे ऊपर क्राइम मत करना। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, एज अ सिटीजन हम जब कहते हैं कि हाँ हम रूल्स मानेंगे, ठीक है, तो फिर दूसरा सिटीजन भी तो मान रहा है, तो वो मेरे रूल्स को वायलेट नहीं करेगा, मैं उसके रूल्स को वायलेट नहीं करूंगा। इसी तरीके से आपका पूरा सिस्टम चल पाता है। तो एक्चुअली सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और ताकि इंसान सारे एक साथ रह पाए, इस कारण हमने पॉलिटिकल सिस्टम इन्वेंट करने शुरू किए। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी का बहुत ही बेसिक ऑर्गन है। देखो, हर इंसान इस साइकिल में कहीं ना कहीं गो थ्रू करता है
कि लेट्स सपोज आपको एग्जांपल लगाऊं, अगर आप अपने आप को किसी से ऊपर मान रहे हो तो किसी को तो आप अपने से अंडर कर रहे हो ना, तो आप इस इंसान के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, क्योंकि आप सबको बराबर नहीं देख रहे हो। अगर आप किसी को भी कह रहे हो कि वो हमसे बड़ा नहीं है, या अपने को नीचे रख के किसी और को मान रहे हो कि वो हमसे बड़ा है, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस लगा लो या कोई भी चीज लगा लो, तो आप अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर की या नीचे की, जैसे भी है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत पड़ी, ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ह्यूमंस के बीच में स्टैब्लिश हो सके। क्योंकि देखो एक ना स्टडी भी एग्जिस्ट करती है कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस पीसफुली, सिर्फ एक ह्यूमंस की अगर गैदरिंग, अगर सारे इंसानों को एक जगह पे रखना हो बिना कोई पॉलिटिकल सिस्टम के, कोई राजा नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, अगर वैसे ही इंसानों को आपस में कोऑपरेट करके रहने को बोला जाए कि एक साथ रहो यहाँ पे, तो स्टडी ये पाई गई है कि जैसे ही 150 से ज्यादा इंसान कभी एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं ना, और अगर वहां पे कोई भी ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए कोई नहीं है, तो ये इनमें आपस में ही लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी इंसानों की नेचर ऐसी है कि हम आपस में ही किसी ना किसी चीज को लेकर लड़ पड़ते हैं। इसीलिए अगर आपने, क्योंकि हम तो, इंडिया तो इस टाइम 135 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, इतने लोगों को अगर एक साथ रखना है तो हमें लॉ एंड ऑर्डर उतना ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा। नहीं तो हर कॉर्नर, हर जगह बस लड़ाइयां ही होती रहेंगी, लोग अलग अलग गुटों में, अलग अलग ग्रुप्स में बंटते ही रहेंगे लगातार। ठीक है, इस कारण पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत पड़ी। अब देखो ओरिजिनली जो पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया में एग्जिस्ट किए, ठीक है, उसमें जाने से पहले डिस्क्रिमिनेशन के दो एग्जांपल्स, दो डेफिनेशंस पढ़ते हैं क्या होता है, जो हम अक्सर सोसाइटी में करते भी हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम एक्चुअली कर रहे हैं। एक डेफिनेशन है प्रेजुडिस और दूसरी है स्टीरियोटाइप की। स्टीरियोटाइप की ये दोनों डेफिनेशंस क्या हैं? देखो, प्रेजुडिस अपने आप से वर्ड आया है किसी को प्री जज करने से। किसी को प्री जज करना, इसे कहते हैं प्रेजुडिस। इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज तुम्हारे सामने से तीन इंसान चलते आ रहे हैं, एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये तीन इंसान आपके सामने से चलते आ रहे हैं, एबीसी, ये तीन लोग हैं। ठीक है, आपको नहीं पता कि ये असली, मतलब ये इंसान अपनी लाइफ में एक्चुअली करते क्या हैं, कैसे जीते हैं, क्या इनके मीन्स हैं, कुछ नहीं पता तुम्हें। सिर्फ तुम्हें आगे से ये तीन इंसान चलते हुए आते हुए दिख रहे हैं। तुम अपने फ्रेंड के साथ खड़े हो और तुम्हारा फ्रेंड तुमसे डिस्कस करता है, और मतलब इन तीनों की तुम नेशनैलिटीज डिस्कस करते हो। ठीक है, अगर तुम नेशनैलिटीज इनकी डिस्कस करोगे, जैसे ए लेट्स सपोज एक इंडियन है, बी आपका चाइनीज है, और आपका सी एक, और यो खाना बीच तो ये तीन लोग आ रहे हैं, एक इंडियन है, एक चाइनीज है और एक अफ्रीकन है। ये तीन आपके लोग सामने से आपके चलते आ रहे हैं। ये जो तीन लोग हैं, इनमें से क्या लगता है कि आपके कौन डिस्क्रिमिनेट करेगा? सॉरी, तीन सामने चलते आ रहे हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ खड़े हो, आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि यार तुझे क्या लगता है कि इनमें से आज कौन सा इंसान काफी दिनों से, चलो आज भी नहीं, काफी दिनों से इनमें से कौन सा इंसान नहीं नहाया होगा, सबसे गंदी लाइफ कौन जी रहा होगा कि नहाता नहीं है वो सब कुछ। तो तुम्हारा नेचुरली बिना जाने तुम किसकी तरफ पॉइंट आउट करके कहोगे कि यार ये लगता है कि ये है। सब प्री जज के बेसिस पे अफ्रीकन ही बोलेगा कोई भी। अगर देखो, अगर आप प्री जज कर रहे हो तो हमारे देखो नेचुरली दिमाग, एक मिनट, किसी का माइक ऑन है प्लीज। वो जी, तो अगर कोई किसी को भी कोई भी प्री जज करेगा तो अफ्रीकन को कहेगा ये सबसे, चाहे पर्सनल लाइफ में ये सबसे क्लीन इंसान हो, पर तुमने प्री जज करके कह दिया कि ये इंसान ही सबसे गंदा बन के रह रहा होगा। ठीक है, देखो ये तो राकेश जी सोच के कहने वाली बात है। अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल लगाते हैं।
कि इन तीनों में से तुम्हें क्या लगता है कि कौन आपके डॉग, आपके कुत्ते का मीट खा लेता होगा? ऑब्वियस है चाइनीज को ही बोलेंगे। देखो, ये कह लो कि किसने आज बैट का सूप पिया होगा, किसी इन तीनों में से एक ने, किसी ने आज चमगादड़ आपके बैट का सूप पिया है, किसने पिया होगा? तो हर कोई बंदा चाइनीज को पॉइंट आउट कर देगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ में बेचारा उससे बड़ा वेजिटेरियन कोई हो ही ना, जो ये वाला पर्सन था। पर क्योंकि हमने, प्रेजुडिस क्या होता है, ये हमेशा नेगेटिव जजमेंट होती है। किसी को बिना जाने एक नेगेटिव जजमेंट पास कर देना, उसे कहते हैं प्री जज कर देना, प्रेजुडिस बनाना किसी के लिए। हम अक्सर रिलीजन, रेस, कास्ट, कलर और ऐसी चीजों को, देखो ये हमारे दिमाग में पहले ही फीडेड कैसे हैं। एक चाइनीज के ऊपर हम बिना जाने इल्जाम लगा देते हैं कि हाँ इसने किया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में फीड हुआ है कि ये लोग ऐसे करते हैं, तो अपने आप ही हम उन्हें देख के कहेंगे कि यही है। ठीक है, तो ये प्री जजमेंट जो हमारे माइंड में क्रिएट होती है, क्योंकि हमारे माइंड में ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन फीडेड है। डिस्क्रिमिनेशन जो ऑलरेडी फीडेड है वो अपने आप ही इस तरीके से दिखाती है। ठीक है, स्टीरियोटाइप की बात कर लो। स्टीरियोटाइप होते क्या हैं? सबसे पहले स्टीरियोटाइप होता है किसी को एक स्पेसिफिक रोल में ही इमेजिन करना। कोई भी जो करेक्टर है तो उसे उसी रोल में इमेजिन करना। जैसे कि अगर मैं आपको सबसे पहले इमेजिन करने को बोलूं सोल्जर वर्ड को, आपके दिमाग में एक सोल्जर को इमेजिन करो, सोल्जर, यूनिफॉर्म, प्रॉपर, सारी चीजें। सोल्जर, जब भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, आपके दिमाग में एक मेल की इमेज आ रही है, जो एक फीमेल की इमेज आ रही है? 99% के दिमाग में मेल की इमेज आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ये हमारे दिमाग में फीड कर दिया है कि ये जो रोल है वो मेल्स के लिए है। बल्कि अब आपके सोल्जर, पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे सिर्फ मेल्स ही बन सकते थे, पर अब फीमेल सोल्जर्स को भी फुल परमानेंट कमीशनिंग अलाउड है वुमेन की। तो अब वुमेन सोल्जर भी एग्जिस्ट करेंगी, मतलब धीरे धीरे अब उनकी रिक्रूटमेंट बढ़ेगी तो वो दिखनी भी शुरू हो जाएंगी। अमेरिकन आर्मी में तो ऑलरेडी है, ठीक है, इंडियन में भी दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे हमें अपने आप ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, पर वहीं पे अगर मैं दूसरी साइड पे इमेजिन करवाऊं आपको एक नर्स, नर्स का नाम सुनते ही कौन सा जेंडर दिमाग में आता है? इसलिए फीमेल। फीमेल। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही फीमेल जेंडर आ रहा है। ठीक है, तो ये फीमेल जेंडर क्यों आ रहा है आपके दिमाग में, जबकि यहाँ पे मैंने ही, शी कुछ भी नहीं लिखा हुआ? तो अपने आप फीमेल और मेल में कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हो? क्योंकि सोसाइटी ने आपके दिमाग में एक रोल फिट कर दिया है कि ये काम मेल्स का ही होना चाहिए, ये काम फीमेल्स का ही होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को किसी भी हद तक इमेजिन कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन को इस लेवल पे इमेजिन करोगे, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सोशल मीडिया, हमारे न्यूज मीडिया, ये कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर मैं टेररिज्म की बात करना शुरू करूं, टेररिस्ट अटैक हुआ है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, आप लोगों को मेंशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मैं स्टीरियोटाइप प्रेजेंट नहीं करना चाहता, पर आपके दिमाग में खुद आ जाएगा कि किस तरीके से सोसाइटी ने हमें ट्रेन किया आपको। और न्यूज आती है कि एक रिलीजियस ग्रुप इसके पीछे है, आपके दिमाग में कौन से रिलीजन के लोग अपने आप आने लग जाएंगे। ठीक है, अब चाहे उस रिलीजन के हो भी ना, ठीक है, पर क्यों? क्योंकि न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा पॉइंट आउट कर दिया है कि एक स्पेसिफिक रिलीजन की ओर हर एक का ध्यान चला जाता है। ठीक है, कि अगर रिलीजन की बात हुई है, रिलीजन के नाम पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, तो यही रिलीजन होगा, इसी रिलीजन के लोग होंगे, क्योंकि सारी दुनिया में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया ने, तो वो स्टीरियोटाइप और वो प्री जजमेंट हमारे दिमाग में बिठा दी गई है, और उसके कारण हम डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। इसी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए हाँ बिल्कुल करण, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, जैसे कोविड के टाइम पे इंडिया के अंदर मैं बात करूं, इनफैक्ट ये सारी दुनिया में हुआ है, सिर्फ जो भी जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो इंडिया में लोग हैं ना,
एक तो उनके साथ ही बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बिकॉज उनके जो फेशियल फीचर्स हैं, देखो आपकी दुनिया में अलग अलग रेसेस एग्जिस्ट करती हैं। जो हमारे कई पहाड़ों की साइड लोग रहते हैं और जो नॉर्थ ईस्ट साइड रहते हैं, उनकी जो रेस है मोंगोलॉइड है। ये हम इंडियन सोसाइटी के टाइम सारी रेसेस पढ़ेंगे। मोंगोलॉइड रेस बेसिकली जिनकी आंखें छोटी होती हैं और नाक छोटा होता है, हाइट भी कम होती है, वो जो रेस के फीचर्स हैं, देखो रेसेस बनाई गई हैं हमारी फिजिकल अपीयरेंस के तौर पे, ठीक है, हमारे बाल कैसे हैं, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारा रंग कैसा है, ऐसी सारी चीजों के बेसिस पे आपकी रेसेस बनाई गई हैं। तो दुनिया में जो भी मोंगोलॉइड रेस के लोग थे ना, जैसे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लोग हो गए इंडिया के अंदर जो हैं, इसके अलावा जितने आपके साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, ठीक है, और इसके अलावा अगर बात की जाए रेस, उमेश वही मैं आपको उम्मीद वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि रेस बेसिकली इस चीज के ऊपर बनती है कि आपके फेशियल फीचर्स, आपकी हाइट, आपके बाल, आपकी आंखें, आपका रंग, ये सब कुछ कैसा है, उसके बेसिस पे लोगों को कैटेगराइज किया जाता है। देखो जैसे कि अगर एक सिंपल सा फर्क बताऊं, आप हमेशा किसी भी अफ्रीकन या किसी भी एशियन, जो जिन्हें हम चाइनीज, कोरियन, जापानीज इन्हें कहते हैं, इन्हें देख के फर्क कर सकते हो ना, क्योंकि अफ्रीकन अपने आप में निग्रोइड एक रेस है, ठीक है। वहीं पे दूसरी साइड पे आपके जो ये हमारे चाहे नॉर्थ ईस्ट के लोग हो गए, चाहे ये थाईलैंड, आपके वियतनाम, चाइना, फिलीपींस फिलीपींस तो नहीं, चलो कोरियन, जापानीज, जो इनके ये फीचर्स हैं, इन सबको मोंगोलाइट बोला जाता है। ये जो फीचर्स होते हैं इन्हें मोंगोलाइट बोला जाता है। तो ऐसे आपकी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे ये चीजें बनाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं कि रेस, कौन सी रेस को आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये जो रेसेस हैं मोंगोलॉइड रेस के साथ ना, कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। जैसे इंडिया के अंदर ही जहां जहां नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते थे, अब गुस्सा चाइनीज के खिलाफ है, पर लोग हमारे अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखते थे और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देते थे कि तुम्हारे कारण फैला। अब वो तो इंडियन है, उन्होंने थोड़ी फैलाया है, ठीक है। और दूसरी बात, हर चाइनीज थोड़ी बैठ खा रहा है। तो अमेरिका के अंदर भी ये बहुत ज्यादा हुआ कि अमेरिका के अंदर लिटरली बहुत ही बुजुर्ग चाइनीज जो वहां पे सड़कों पे वॉक कर रहे थे, उनके ऊपर रैंडम अटैक हो जाते होते थे, ठीक है, कि तुम्हारे कारण ये सारी बीमारी फैली है। तो इस तरीके से ये सारे जजमेंट्स हमारे दिमाग में बिठा दिए गए हैं और हम उन्हीं के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट भी करने लग जाते हैं। इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम बनाए गए। देखो दुनिया में दो टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम हम अब यहां से समझते हैं। एक है आपकी मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राज शासन, जिसके अंदर राजा रानी ये रूल कर रहे होते हैं। और दूसरा सिस्टम है हमारा डेमोक्रेसी। अब इन दोनों में सबसे बेसिक फर्क ये है, मोनार्की के अंदर एक सिंगल फैमिली के लोग ही रूल करते हैं, सिंगल फैमिली रूल करती है, जो जिनमें से किसी को भी कभी भी नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों द्वारा नहीं चुने गए होते, वो अपनी पावर के जोर पे या अपनी करिश्मा के जोर पे कुर्सी पे आके बैठ गए, कोई इलेक्शन नहीं हुए थे, ठीक है। वो हो सकता है कि लोगों के चहीते हो, राजा उन्हें, लोगों को अपना राजा बहुत पसंद हो, पर वो उसका अपना करिश्मा है, उसकी अपनी पर्सनालिटी है कि लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। पर कभी उसने पूछा नहीं कि मैं राजा बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं, अपने आप अप्लाइड था कि यही पर्सन या इसी परिवार के लोग ही राजा बनेंगे। दूसरी साइड पे अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं, इसमें हमेशा इलेक्टेड लीडर्स होते हैं और इन्हें इलेक्ट करने की जो पावर होती है, पावर टू दी पीपल होती है। लोग डिसाइड करेंगे कि उनके ऊपर गवर्न कौन करेगा, ठीक है। डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब ही आपका पब्लिक होता है, पॉपुलेशन को, डेमो वर्ड का मतलब ही पॉपुलेशन, पीपल है। तो लोग चुनेंगे कि उनकी सरकार कैसी होगी। अब इन दोनों सिस्टम्स में सबसे बेसिक चीज का फर्क आगे, मतलब ये एक फर्क हो गया।
दूसरा फर्क ये है कि मोनार्की के अंदर क्या होगा, हाँ जी ऋषभ जी, मोनार्की डेमोक्रेसी के अंदर भी हो सकते हैं। एक मिनट गुरविंदर जी, मैं अभी आपको शॉर्टली बताता हूँ। ये मैं डेमोक्रेसी के आगे पूरे टाइप बताऊंगा, यही मैंने अभी आज सारा यही लेक्चर है, ये आगे एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, बस डिवाइड करता जाऊंगा, इन सब में फर्क करता जाऊंगा। देखो मोनार्की में क्या होता है, किंग, अगर लेट्स सपोज मोनार्की में किंग रूल कर रहा है, वो खुद रूल बनाएगा, सेल्फ अपनी तरफ से खुद ही कोई ना कोई रूल्स क्रिएट करेगा, उन रूल्स को इन्फोर्स करवाएगा फिर उसी बेसिस पे लोगों को जज भी करेगा। इनमें से जितने भी वो कोई भी काम कर रहा है, वो किसी को भी नॉट आंसरेबल टू दी पीपल और एनीवन। देखो जो राजे होते थे वो किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने किसी भी चीज के लिए, ठीक है। वो जो करना चाहें, जैसे करना चाहें, वो हमेशा कर सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी होती थी। अगर आज राजे का मन चाह रहा है कि आज लेट्स सपोज लोगों से इतने % टैक्स ले लो, कोई नहीं मना कर सकता, जो नहीं देगा उसे सजा मिलेगी, ठीक है। और अगर कोई ये बोलेगा, लेट्स सपोज कोई और रूल बना के देखते हैं कि लेट्स सपोज राजा कहे आज से हर इंसान, मतलब राजा तो कोई भी रूल बना सकता है ना, राजा कोई भी रूल बना दे, जैसे कि लेट्स सपोज ये रूल बना दे कि आज से हर कोई एक ही पैर पे चलेगा, दोनों पैर नहीं यूज कर सकता, ठीक है। तो हर पर्सन को आपके मानना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो रूल जितना मर्जी अजीब हो, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, राजा की अपनी मर्जी है, हर एक कोई अपने विल से जी रहा होगा। अब हुआ क्या था, इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल बताता हूं। आपकी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, फ्रेंच, आज जो फ्रांस है, वहां पे ना लोग अपने राजे के खिलाफ खड़े हो गए थे। खड़े तो काफी टाइम बाद हुए थे। वहां पे एक राजा था, लुई दी 14th। इस राजे ने एक चीज बोली थी, आई एम द लॉ, मैं ही कानून हूं, आज जो मैंने बोल दिया वही कानून होगा, ठीक है। तो ये होता है राजाओं के अंदर जो घमंड होता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि लोग जैसी मर्जी कंडीशन में जी रहे हो, राजे को अगर राजा कंसिडरेट नहीं, अगर राजा नहीं परवाह करना चाहता लोगों की, वो ना भी परवाह करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी खुद की पावर पे बैठा हुआ है। डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में क्योंकि लोगों ने चुनना है, ठीक है, तो जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, इलेक्टेड लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू दी पीपल। देखो आज अगर आपने किसी को भी चुना है, अगले 5 साल अगर आपको लगा उन्होंने आपका, जो आप जिस चीज के लिए आपने चुना था, या जो आप रेवोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कोई भी चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि वो चेंज नहीं आया है, आप 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, 5 साल बाद आप बदल दोगे सरकार को, ठीक है। तो वो उन्हें अपने आप को जस्टिफाई करने, हमारे इंडिया के अंदर कम से कम 5 साल बाद तो उन्हें वोटें मांगने आना ही पड़ेगा ना, चाहे रोज नहीं भी आ रहे, नहीं भी मिल रहे, 5 साल बाद हमारे पास पावर वापस आती है कि हम उन्हें बदल दें, ठीक है। अगर हम उस पावर को सही तरीके से यूज करें तो हमारे पास ये क्लियर पावर आती है कि उन्हें बदलना चाहें हम बदलते हैं। तो इस तरीके से आपके इलेक्टेड लीडर्स लोगों को रिस्पॉन्सिबल है। इस कारण उनके मन में हमेशा डर रहेगा कि अगर अनपॉपुलर काम किए जो लोगों को पसंद ना आए, ठीक है, या अपनी अयाशी पे ज्यादा पैसा उड़ाया और ये सब कुछ लोगों को दिख रहा है, तो लोग अगली बारी हमें चुनेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि ये बंदा तो अपने आप की आराम से ये पर्सन जी रहा है और हमारी कोई मुसीबतें ही नहीं सॉल्व हो रही। तो इस तरीके से लोग सरकार को अगली बारी बदल देंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी भी बहुत टाइप की होती हैं, पर इन दोनों में बेसिक फर्क ये है कि ये राजा किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं, लोग रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो आपको 2 डेमोक्रेसीज का बिल्डअप बताता हूं और फिर मैं इंडिया के ऊपर आता हूं। देखो डेमोक्रेसी दुनिया में प्रिंसिपल के तौर पे कहां शुरू हुई, मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिक कंटेक्स्ट देना चाहता हूं। आपके
ब्रिटेन के अंदर अगर आप किसी को भी पूछोगे ना कि उनकी डेमोक्रेसी कब आई, वो कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं ले पाएंगे, कि मतलब स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक साल का नाम नहीं ले पाएंगे कि आपकी ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेसी कब आई है। देखो एक थोड़ा सा हिस्ट्री का कंटेक्स्ट देता हूं कि डेमोक्रेसी बनी कैसे। हुआ क्या था, आपके टाइम था 1500, लेट 1500 से शुरू हुआ और 1600 में भी चलता रहा। आपके जो यूरोप है, यूरोप के अंदर ज्यादातर पॉपुलेशन आज भी क्रिश्चियन है। उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करते थे। और जो आज टर्की का एरिया है और जो बाकी वेस्ट एशिया है, यहाँ पे ज्यादातर लोग इस्लाम को फॉलो करते थे। इन दोनों रिलीजन्स की ना हिस्टोरिकली कभी बनी ही नहीं है एक दूसरे से। ये दोनों हिस्ट्री में एक दूसरे से कट्टर नफरत करते आए हैं कि दूसरा रिलीजन तो एग्जिस्ट ही ना करे। इसी के चलते हुए इन दोनों में आपस में बहुत ज्यादा वॉर्स होती आई हैं। तो यही वॉर से, क्योंकि यही वॉर की हिस्ट्री जुड़ेगी कि डेमोक्रेसी आज कैसे बनी है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो जब ये आपकी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की लड़ाइयां शुरू हुई, इस्लाम में मतलब इस साइड पे ओटोमन एम्पायर था एक, और क्रिश्चियनिटी की साइड पे क्या होता था कि आपका जो चर्च था वो सारे राजाओं को, क्योंकि देखो अकेला अकेला जो ओटोमन एम्पायर था ना बहुत पावरफुल था। ओटोमन एम्पायर धीरे धीरे फैलता जा रहा था और इवन यूरोप की बहुत सारे देशों के ऊपर कब्जा करने लग गया था। ठीक है, तो इसके चलते हुए चर्च ने सारे राजाओं को एक साथ जोड़ने का फैसला किया। चर्च इस चीज के ऑर्डर पास करता था कि सारे के सारे राजा अपनी अपनी सेना लेके आए और हम सब मिलके एज क्रिश्चियंस हम लड़ेंगे और हम सब मिलके एक साथ हमला करेंगे। जब क्रिश्चियन राजा लड़ाई पे जाते होते थे ना, उन लड़ाइयों को कहते थे क्रूसेड्स, कि क्रूसेड्स पे जाने लगे हैं राजे। ठीक है, तो क्रिश्चियन सारे राजा एक साथ इकट्ठे होके यूरोप के अंदर सारे ओटोमन एम्पायर के ऊपर हमला करते थे, उनकी आर्मी से लड़ते थे। उन लड़ाइयों को क्रिश्चियन वर्ल्ड में बोला जाता था क्रूसेड्स पे चले हैं। अब राजा जब आपकी रिलीजियस, तो क्रूसेड्स एक तरह से रिलीजियस बैटल्स होगी, क्योंकि रिलीजन के नाम पे लड़ी जा रही है। और अगर आपको लड़ाई पे जाना है, लड़ाई पे जाने के लिए आपको दो चीजें खासकर चाहिए। एक तो आपको पैसा चाहिए, जिससे आप वेपन्स भी खरीदोगे और बाकी खर्चे भी तो उठाने हैं, लोगों सोल्जर्स की सैलरीज देनी है, सोल्जर्स को खाना देना है, रहने की जगह देनी है, हर चीज में पैसा लगेगा। वेपन्स चाहिए, वो सारी चीजें पैसा चाहिए। दूसरा, अब ऑब्वियसली लड़ने के लिए लोग भी चाहिए, तो आपके मेन जो आपके सोल्जर्स बनेंगे वो भी चाहिए। अब ब्रिटेन के अंदर क्या हो रहा था, ब्रिटेन के राजे भी लड़ने जाते थे, पर ब्रिटेन के राजाओं के पास अब जब पैसा कम पड़ने लगा, उन्होंने क्या किया, ये लेट्स सपोज ये पूरा ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर मेन राजा अपने किले में है जो सारे ब्रिटेन का राजा है। इंडिया के अंदर भी यही सिस्टम होता था और वहां पे भी ये सिस्टम होता था कि छोटे छोटे राजे अपने अपने एरिया को कंट्रोल करते थे इस राजा के बिहाफ पे। हमारे इंडिया के अंदर भी जैसे अगर मुगल्स राज कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं था कि इंडिया के अंदर और राजे नहीं थे, वो बस रिपोर्ट मुगल्स को करते थे फाइनल, पर अंदर अपने अपने एरिया को लॉ एंड ऑर्डर खुद चलाते थे। मतलब उस एरिया पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी अपनी जिम्मेदारी होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे के सारे एरियाज बटे होंगे, सारा एम्पायर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऐसे। तो ये जो चीज थी, ये आपका राजा बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, जितना राजा एरिया खुद कंट्रोल कर रहा है। अब होता क्या था, पर बाकी सारे किंगडम के ऊपर भी जितना रेवेन्यू आना है, जो भी चीज कानून बनाए जाने हैं, कुछ भी बनाया जाना है, वो डिसाइड ये राजा ही करता होता था। राजा जो कानून बनाएगा सारे अंडर राजाओं को वही मानना पड़ेगा। पर जब ये आपकी क्रूसेड की लड़ाइयां होने लगी ना, ये राजा तो लड़ाई पे गया हुआ है, इसने क्या किया, क्योंकि इसे पैसा चाहिए था और मैन चाहिए थे, इसने यहाँ पे ये सारे राजाओं को बोलना शुरू किया कि मुझे पैसा और लोक दे दो। तो देखो छोटे राजे भी इतने सेल्फलेस थोड़ी होते हैं कि ऐसी फ्री में कुछ भी दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या मिलेगा अगर हम आपको
मनी भी दे रहे हैं और मेन भी दे रहे हैं। तो उसने क्या करना शुरू किया, उसने कुछ हक राइट्स बांटने शुरू कर दिए। कैसे के राइट्स के, देखो यहाँ की पूरी जमीन का जो लैंड रेवेन्यू है वो तुम्हारा हुआ, मैं इससे एक पैसा भी नहीं लूंगा। कोई अलग से टैक्स लगाना चाहते हो तुम टैक्स लगा सकते हो, कोई अलग से लॉ बनाना चाहते हो लॉ बना, मतलब धीरे धीरे करके उसने सारे राइट्स बेचने शुरू कर दिए कि ये वाला हक भी ले लो, ये वाला हक भी ले लो। तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो कानून वो खुद बनाता था उसने धीरे धीरे वो हर लोकल राजे को बेचने शुरू कर दिए कि तुम बना लेना पर इसके बदले मुझे पैसा और मैन भेजते रहो। ठीक है। अब जब फाइनली क्रूसेड्स खत्म हुए, आपके लेट 1680s का टाइम आ गया था। अब यहाँ पे अब आपका राजा लंदन में जब वापस आया अपने क्राउन के ऊपर, और उसने आके वापस क्लेम करने को बोला कि आज से अब चलो, अब मैं वापस आ गया हूं, अब मैं दोबारा से रूल्स बनाने शुरू करूंगा, अब दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन करनी शुरू करूंगा। तो ये सारे लोग जो इतने सालों से अब फ्रीडम से जी रहे थे, इन सब ने सवाल खड़ा कर दिया कि तुम हो ही कौन, तुमने सारी पावर्स तो हमें बेच दी हैं, तो अब हम तुम्हारी बात क्यों माने कि तुम हो कौन हमें बात मनवाने वाले। तो राजे को एक बारी तो शौक लगा, पर उन्होंने बोला कि देखो तुम क्योंकि लड़ाइयां जीत के आए हो, तुम लोगों में पॉपुलर हो, पूरे ब्रिटेन के अंदर तुम पॉपुलर जरूर हो, पर तुम्हारे पास अब पावर कोई नहीं बची, तो हम तुम्हें एक ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन क्या है कि तुम राजा की कुर्सी पे बैठे रह सकते हो, पर आज से तुम्हारे पास स्पेसिफिकली कोई डायरेक्ट पावर्स नहीं है, तुम थोड़े बहुत ही चीजों में फैसला ले सकते हो, हम मना नहीं करेंगे। ठीक है, पर ब्रॉडली जो हम बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक काउंसिल बना लेते हैं, जितने भी ये आपके छोटे छोटे राजे थे, आपके चाहे नोबल्स थे, चाहे आपके लैंडलॉर्ड्स थे, जो पूरा जमींदार हो गए, उन्होंने अपना एक काउंसिल क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि हम खुद बैठ के कानून बना लेंगे ताकि सारे ब्रिटेन के लिए कानून कॉमन रहें, और तुम्हें बस उस चीज के ऊपर साइन करने हैं और मानने हैं। तो राजा पहले तो उसने प्रोटेस्ट किया कि मैं ऐसे कैसे क्यों मानूं, मैं क्यों अपनी पावर दूं, वो तो पुराना टाइम था। तो इन सब ने एक ऑप्शन दिया कि या तो ये मान लो जो हम सेटअप दे रहे हैं, या हम तुम्हें मार डालेंगे और बस हम बोलेंगे कि आज से कोई भी पूरे ब्रिटेन का राजा नहीं एग्जिस्ट करता। तो ऑब्वियसली अब राजा को अपनी जान प्यारी लगी, तो इस तरीके से राजा एग्री कर गया कि ठीक है तुम कानून बना लो और मुझे एक पेंशन देते रहना, मुझे खुद पैसे आते रहे अपनी टेक केयर के लिए, और दूसरा मैं अपना महल रख सकूं और कुछ बेसिक पावर रख सकूं, बाकी सारी की सारी चीजें तुम करना। तो इस चीज को हिस्ट्री में बोला जाता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन एक शुरुआत थी डेमोक्रेसी की, क्योंकि अब देखो राजे से पावर टूट के बहुत सारे लोगों के पास आ गई थी। मतलब चलो ये थे तो सारे अमीर लैंडलॉर्ड छोटे राजे ही, पर अब एक सिंगल पर्सन फैसला नहीं ले रहा, अब एक पूरा ग्रुप बैठ के फैसला ले रहा है, राजा सिर्फ उसके ऊपर साइन कर रहा है। ये बना दुनिया का सबसे पहला रेवोल्यूशन, जिस तरीके से पावर बंटनी शुरू हुई। बाद में आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब दुनिया में सबसे पहले मशीन्स आने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो आपकी इंडस्ट्रीज बनी है, इंडस्ट्रीज बनी तो आपकी अलग अलग वर्किंग लोगों ने अपनी अपनी यूनियन बनानी शुरू कर दी। फिर ये यूनियन वालों ने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन मांगी कि हमें भी इस काउंसिल में हिस्सा दो, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर जोड़े गए, ताकि ऐसा ना हो ना कि पूरे ब्रिटेन में विरोध ही हो जाए। तो धीरे धीरे लोगों को काम डाउन करने के लिए कि अच्छा तुम भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन जाओ, तुम भी बन जाओ, एक धीरे धीरे ये सेक्टर अपने आप में काउंसिल बड़ा होता गया है। और इसी मॉडर्न टाइम में इसी बॉडीज को, ऐसी बॉडीज को हम पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पार्लियामेंट यही तो है कि लोग अपने एक इलाके से चुने गए लोग या एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले लोग जो चुने जाते हैं और वो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यही आपका ये सारा का सारा है। ठीक है, इस तरीके से डेमोक्रेसी की पहले शुरुआत हुई। इसके साथ साथ यही वाले सालों में आपके ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन नहीं सारे मतलब यूरोप के अंदर सॉरी, एक एरा चल रहा था जहां पे लोगों ने, देखो ये जो 1500 1600 वाले साल थे ना, 1600 तक के जो साल थे,
यहां तक ना इंडिया चाइना जैसे देश बहुत ही एडवांस रहे हैं। इन्हें कोई भी सामान खरीदने के लिए भी हमारे ऊपर डिपेंड करते थे कि इंडिया या चाइना से ये सामान खरीद के लाना है। पर हुआ क्या है, ये 1500 1600 के बाद ऐसा क्या हुआ है कि सारा रुख ही बदल गया हिस्ट्री का, कि सारी दुनिया में कॉलोनीज इन यूरोपियंस ने बनाई। इन सालों में आपके सारे यूरोप के अंदर इंक्लूडिंग ब्रिटेन शुरू हुआ था फेस रेनेसां का। रेनेसां का मतलब होता है जागरूक होना, एनलाइटनमेंट, जागरूक हो जाना। ये क्या था फेस? इसमें लोगों ने ना हर चीज के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि ये क्यों है और इससे बेटर क्या हो सकता है। जैसे दुनिया, इस टाइम तक यूरोपियंस को यही लगता था कि दुनिया बिल्कुल फ्लैट है, ये अर्थ है, अर्थ बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे अगर आप समुद्र से ट्रैवल करते जाओगे एक टाइम के बाद नीचे गिर जाओगे। ये बिलीफ एग्जिस्ट करते थे। दूसरा उनका ये मानना था कि अर्थ ऐसे एक बस फ्लैट डिस्क है, सूरज इसके चारों ओर घूम रहा है, वो रोज आता है रोज चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, यानी कि अर्थ वहीं खड़ी है, सूरज हमारे चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो ये सारे विश्वासों के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उठाने शुरू किए कि ऐसा क्यों है, अगर है भी तो क्यों, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढो। यही सवाल आपके पॉलिटिक्स के ऊपर भी उठाए गए कि राजों के ऊपर हम इतना डिपेंड क्यों करते हैं, लोग अपना फैसला क्यों नहीं कर सकते। यहीं से आपके और ज्यादा डेमोक्रेसी क्या होनी चाहिए या कैसे प्रिंसिपल्स इवन आपके राज्य को लोगों को देने चाहिए, ऐसी चीजों के बारे बातें होने लगी। जैसे बात उन्हें लगी कि कौन सा सिस्टम जस्टिस दे पाएगा, इंसाफ कैसे मिल सकता है लोगों को, समाज में इक्वालिटी कैसे मिल सकती है लोगों को। ठीक है, ऐसे सवाल आपके खड़े होने शुरू हुए कि जस्टिस कैसे होगा, इक्वालिटी कैसे होगी, फ्रीडम कैसे दी जा सकती है लोगों को। ठीक है, और चीजों के ऊपर सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या हमें पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन को रखना चाहिए या अपने आप को सेकुलर बना लेना चाहिए। सेकुलर का मतलब होता है किसी भी एक सिंगल रिलीजन से नहीं जुड़े हुए। तो जो गवर्नमेंट है, क्या वो गवर्नमेंट को एक ही रिलीजन को मानना चाहिए गवर्नमेंट को, या सारे रिलीजन को ही ना माने या सबको बराबर माने, जैसे भी। ठीक है, किस तरीके से काम करना चाहिए। तो ये सारी चीजों के ऊपर लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए और इसी के चलते हुए आपके बहुत सारे फिलोसफर्स और आपके बहुत सारे थिंकर्स इमर्ज होते हैं जिन्होंने ये सवाल उठाए। इन लोगों की सोच सारी यूरोप में भी और दुनिया भर में जहां जहां इनके थॉट थे वो फेमस होने लगे। यही थॉट में सबसे पहले जिन्होंने डेमोक्रेसी अपनी स्टैब्लिश की वो देश था जिसे आज हम जानते हैं यूएसए। देखो, बीच में हम पूरी तरीके से हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे सब कुछ आएगा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हमने पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश करना है तो हम पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पे पढ़ रहे हैं। अमेरिका के अंदर जब अमेरिका ने भी ब्रिटिश से लड़ाई लड़के ब्रिटिश से ही फ्रीडम जीती थी, ब्रिटिश से जब उन्होंने फ्रीडम जीती, ब्रिटिश उसके बाद अमेरिका ने अपना खुद का जो सिस्टम बनाना था, उन्होंने दुनिया की सबसे पहली प्रॉपर डेमोक्रेसी बनने का फैसला किया, किस तरीके से हम एक डेमोक्रेटिक देश बन सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में उन्होंने ये सारे फिलोसफर्स और इनके थॉट्स पढ़े। जैसे कि एक पर्सन के बारे में बताता हूं, एक फ्रेंच फिलोसफर थे आपके मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला था? मॉन्टेस्क्यू ने बोला था कि देखो दुनिया में, उसने डेमोक्रेसी वर्ड डायरेक्टली नहीं यूज किया था। मॉन्टेस्क्यू ने ये बोला था कि देखो जो एक राजा होता है नहीं गुरविंदर जी, यही फर्स्ट लेक्चर ही है ये। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत है। तो ये तभी पॉलिटी कैसे बन रही है वो उस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जो मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू ने डेमोक्रेसी वर्ड डायरेक्टली नहीं यूज किया, पर मॉन्टेस्क्यू ने एक सवाल उठाया कि एक जो राजा है, एक राजा डिक्टेटर कैसे बन जाता है, तानाशाह कैसे बन जाता है। इसका मेन क्वेश्चन जो उसने सवाल उठाया इस सारी चीज के ऊपर,
वो ये था कि देखो जब राजा के पास सारी पावर्स होंगी, एक गवर्नमेंट आपके 3 ऑर्गन्स के ऊपर चलती है। कोई भी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो राजा हो चाहे डेमोक्रेसीज हो, हर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी आज मैं बता रहा हूँ ये चीजें याद रखना, कल पहले ये चीज पूछूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, ताकि रोज की रोज लर्निंग भी हो सके। एक ऑर्गन है आपका एग्जीक्यूटिव, एक ऑर्गन है आपका लेजिस्लेचर, और थर्ड ऑर्गन है आपका जुडिशरी। कोई भी सरकार इन 3 ऑर्गन्स पे काम करती है। देखो कई बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में, एक बार यूपीएससी ने सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि एग्जीक्यूटिव्स का काम ही क्या होता है सरकार में, ठीक है। तो अगर जिसने पॉलिटी एनसीईआरटी का पहला लेक्चर भी लगाया हो, उसे भी ये 2 नंबर तो उसके एटलीस्ट पेपर में थे ही थे कि ये इसका आंसर सही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें यहां से। अब ये जो 3 आपके ऑर्गन्स हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है इसका काम होता है टू एनफोर्स लॉ, कानून को लागू करवाना। लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉ, कानून बनाना। और जुडिशरी का काम होता है टू जज, जज दोनों चीजों को, कानून सही बना है या नहीं उसे भी जज करना, और उसी कानून के बेसिस पे लोगों को भी जज करना, ठीक है। ये गवर्नमेंट के एक्शंस को जज करना, किसी भी चीज को। तो ये आपके 3 ऑर्गन्स होते हैं सरकार के। जैसे लेजिस्लेचर जो आपके इंडिया के अंदर जैसे पार्लियामेंट है, हर स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनका काम क्या है, ये कानून बनाते हैं, नए जितने भी कानून आते हैं इनकी तरफ से आते हैं। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव चाहे आपके प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, बाकी मंत्री हो गए, और इवन जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, आप भी एग्जीक्यूटिव हो गए। अपने एरिया में जो कानून बन के आए हैं उन्हें लागू करवा रहे होगे। तुम बना नहीं रहे होगे, कानून बन के आएंगे, तुमने उन्हें लागू करवाना है। कितनी एफिशिएंटली लागू करवाओगे और किस तरीके से लागू करवाओगे, यही आपका अल्टीमेटली सारे का सारा काम है, ठीक है। अब ये जो चीज है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये तीनों जो आपके ऑर्गन्स हो गए, मोंटेस्क्यू ने यही सवाल उठाया कि देखो हम राजे के टाइम पे गलती क्या करते हैं, हम राजे को ये तीनों पावर्स दे देते हैं। तो राजे के पास जब तीनों पावर हो जाएंगी, एक चीज आपके कोटेशन है, पावर करप्ट्स, एक ये मोंटेस्क्यू के द्वारा नहीं बोली गई पर वैसे, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूटली करप्ट्स, कि पावर लोगों को करप्ट कर देती है। देखो तुम्हारे पास पावर होगी, पावर का नशा होगा, चाहे करप्शन का ये मतलब नहीं तुम लोगों से पैसा खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, पर तुम्हें पावर दिखाने की कहीं ना कहीं एक विल जागेगी कि मैं अपनी पावर शो करूंगा, मेरे पास पावर क्या है। तो वो जो पावर का नशा है उसे ही, क्योंकि हमारा दिमाग करप्ट हो जाएगा, उस चीज को रेफर किया गया कि पावर जब आएगी वो तो करप्ट करेगी करेगी। पर जिस इंसान के पास सारी पावर आ गई, एब्सोल्यूट पावर आ गई, जिसे कोई मना कर ही नहीं सकता, वो पर्सन तो एब्सोल्यूटली करप्टेड हो गई होगा, क्योंकि उसे तो कोई मना कर ही नहीं पा रहा। एग्जीक्यूटिव कानून बना वो रहा है, लागू वो करवा रहा है, जज लोगों को वो कर रहा है, वो तो करप्टेड हो गई होगा, क्योंकि वो तो किसी को भी आंसरेबल नहीं है। तो राजे इसी कारण डिक्टेटर बन जाते होते थे। मोंटेस्क्यू ने यही कहा कि अगर आप एक बेस्ट गवर्नमेंट बनाना चाहते हो, मोंटेस्क्यू ने कहा कि आपको इंश्योर करना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि ये तीनों जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों को रन करने वाले लोग अलग अलग हों, और इन तीनों के बीच में सिस्टम करो चेक्स एंड बैलेंसेस का, चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम करो। चेक्स और बैलेंस का क्या मतलब है
कि तीनों को एक ऐसे फॉर्म में रखो कि इनमें से तीनों को बराबर पावर दो, इनमें से कोई भी ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश करे, बाकी दो ऑर्गन उसे नीचे खींच रहे। तो अगर तीनों एक दूसरे के ऊपर नजर रख के बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई भी ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश करेगा, उसे बाकी दो नीचे खींच देंगे। और क्योंकि पावर बटी हुई है, अगर ये गलत करने जाएंगे तो ये दोनों उसकी गलती को सुधार देंगे, ये गलत करने जाएंगे तो ये दोनों सुधार देंगे, ये गलत करने जाएंगे तो ये दोनों सुधार देंगे। क्योंकि आपके अलग अलग लोग होंगे जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो अपने आप आपका दुनिया का बेस्ट सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि ये आपस में ही एक दूसरे को कंट्रोल में रख पाएंगे। तो इस चीज को करते हुए, इस पूरे सिस्टम को स्टडी करते हुए, अमेरिका ने दुनिया की सबसे पहली ऐसी डेमोक्रेसी बनाई जहां पे उन्होंने अपनी पूरी डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस पे बनाई, जहां पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों इंडिपेंडेंट हों और तीनों पूरी सरकार को रन करें। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा उन्होंने सिस्टम एस्टैब्लिश किया था अमेरिका के अंदर, जैसे कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस और सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, इसका सिस्टम और उसका सिस्टम, दोनों चीजें इन्होंने, अमेरिका ने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अमेरिका ने, और अमेरिका ने इसे और ज्यादा ठोस बनाने के लिए कि ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे कोई एक पर्सन इसके ऊपर कब्जा करके, इनमें से किसी भी एक चीज के ऊपर कब्जा करके सारी सरकार का रुख ही बदल दे, उन्होंने क्या किया, ये सारे जो भी उन्होंने रूल सोचे थे ना, वो रूल्स एक बुक के अंदर लिखने का फैसला किया, और इसी बुक को कहते हैं अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि अमेरिका ने अपने सारे रूल्स एक किताब के अंदर लिख दिए, इसीलिए अमेरिका को हम कहते हैं रिटन डेमोक्रेसी। देखो, जो भी देश अपने सारे कानून एक किताब के अंदर लिख के फिक्स कर देता है, उस देश को कहते हैं कि वो एक रिटन डेमोक्रेसी है। जिन्होंने एक किताब लिख दी, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में कुछ नहीं होता, अपने आप में सिर्फ एक किताब होती है जिसके अंदर सारे रूल स्पेसिफाई किए होते हैं कि सरकार का कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन करेगा और क्या उसकी लिमिट्स होंगी, वो भी कानून डिसाइड कर देता है। कहां तक वो फंक्शन कर सकता है, कहां तक नहीं कर सकता। इसके ऑपोजिट जो दूसरी आपकी डेमोक्रेसीज होती हैं, वो होती हैं अनरिटन डेमोक्रेसीज। इसका एग्जाम्पल जैसे है ब्रिटेन, जिनकी यही नहीं पता कि डेमोक्रेसी की स्पेसिफिक डेट क्या है, क्योंकि देखो धीरे धीरे कर करके उनकी सारी की सारी पार्लियामेंट बनी है, तो उनकी कोई भी एक स्पेसिफिक डेट नहीं है कि उनकी कब जाके आपका सारी की सारी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश है, क्योंकि धीरे धीरे लोग ऐड होते गए, बढ़ते गए, तो इस तरीके से उनकी कोई फिक्स डेट नहीं है। इसीलिए हम इस चीज को, जो ये चीज है आपके, ब्रिटेन में कभी भी कोई एक सिंगल किताब लिखी ही नहीं गई है जिसके अंदर सारी पावर हो, क्योंकि राजे ने सारी पावर ये काउंसिल को दी थी, और काउंसिल लॉन्ग टर्म में पार्लियामेंट बन गया। इसीलिए अनरिटन डेमोक्रेसी, ब्रिटेन के अंदर मोस्ट पावरफुल जो बॉडी है ना, गेस करो कौन सी होगी। इतनी आपको कहानी सुना दी, सबसे पावरफुल बॉडी कौन सी होगी? उनकी पार्लियामेंट। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने अपनी किताब लिख ली है कॉन्स्टिट्यूशन की, वहां पे सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल यही होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ज्यादा पावर होल्ड करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिमिट तक लगाई होती है कि कौन प्रेसिडेंट कहां तक कोई फंक्शन कर सकता है, पार्लियामेंट कहां तक कानून बना सकती है, उसकी भी लिमिट्स होती हैं। पर अनरिटन में जो सबसे पावरफुल है वो अपनी मनमर्जी से कोई भी कानून बना सकता है, तो उनकी पार्लियामेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है पूरे ब्रिटेन के सिस्टम में आज भी। मतलब ये सिस्टम तब से ऐसे चलता आ रहा है। इसीलिए अगर तुम देखोगे ब्रिटेन के अंदर आज भी रानी क्यों है, ब्रिटेन के अंदर रानी है ना, रानी क्यों है, कहां से आई वो रानी? रानी इसी के कारण है,
रानी के पास कोई पावर नहीं है, पर क्योंकि उसके पूर्वजों ने ये फैसला ले लिया था कि हम अपनी पावर दे देते हैं, बस हमें अपना महल, अपनी हमारी पेंशन और हमारी कुर्सी रहने देना, हमें एक सिर्फ टाइटल से हेड रहने दो, इस कारण वो आज भी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, रानी का पूरी ब्रिटेन की डेमोक्रेसी में सिर्फ एक काम है, जो पार्लियामेंट की तरफ से कानून बन के आएगा उसके ऊपर साइन कर देंगे। सिर्फ इस कारण वो पेंशन ले रहे हैं, सैलरीज ले रहे हैं, महल के अंदर रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं करते, पर तब भी पूरा सिस्टम चला रहे हैं। उसका मेन मतलब सेंटर में इसी कारण बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये उनका पूरा का पूरा सिस्टम है इस तरीके से। क्लियर है? तो ये था आपका आज का फर्स्ट डे का लेक्चर। ठीक है, क्वालिटी का। अब कल के लेक्चर में आपने क्या पढ़ के रखना है उसके बारे में आपको बता दूं। देखो अभी सेकंड चैप्टर बीच में चल रहा है, सेकंड चैप्टर कल भी चलेगा, पर आपने एक मिनट देना बस, बुक ओपन करके वहां से आपको बता दूं। हाँ, कल थर्ड चैप्टर भी पढ़ के रखना। कल हम सेकंड चैप्टर खत्म कर जाएंगे और थर्ड के मिड तक आ जाएंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, एक मिनट। तो ये था ये वाला लेक्चर।